अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलस्क? क्रेफिश, जेलीफिश, कटल फिश या हैग फिश? इनमें से कौन मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है? तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्रेफिश में। क्रेफिश दैट इज बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थोपोडा। ठीक है, क्रेफिश का अगर हम जूलॉजिकल नेम देखें इसको पैलियोमोनिया प्रॉन कहते हैं। ठीक है, जितने भी प्रॉन्स होते हैं। जेलीफिश में आते हैं आपके निडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है ये, दैट मीन्स इलेंट्रेटा इसका दूसरा नाम है। और जेलीफिश का अगर हम जूलॉजिकल नेम देखें तो उसका नाम होता है ऑरेलिया। क्लियर। थर्ड आते हैं कटल फिश। कटल फिश दैट इज बिलोंग टू द मोलस्का एंड कटल फिश का जूलॉजिकल नेम क्या है? सीपिया। क्लियर। हैग फिश पेट्रोमाइजोन इसका नाम है, दैट इज बिलोंग टू द फैमिली मिक्सिनी, क्लास मिक्सिनी। ठीक है, पेट्रोमाइजोन कहते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कटल फिश दैट इज बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। जो डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना है वो सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? एस.जी. नवासिन, ई. स्ट्रॉसबर्गर, जोसेफ कार्ल राउटर या जी.बी. अमाइसी? तो दैट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द एस.जी. नवासिन। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? इसमें एक फीमेल गैमेट दैट फ्यूजेस विद द 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, एक एम्ब्रियो बनाता है, किससे फ्यूज करता है? 2 मेल गैमेट से फ्यूज करता है, जिसमें कि एम्ब्रियो फॉर्म होता है और एंडोस्पर्म्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी कि जाइगोट, जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है आपका 2n, और जो एंडोस्पर्म्स फॉर्म्स होते हैं वो क्या होता है? वो आपका 3n होता है। क्लियर। स्ट्रॉसबर्गर की बात करते हैं तो इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था माइटोसिस इन प्लांट्स। ठीक है, और जोसेफ कार्ल राउटर ये क्या थे? ये आपके वो इन्होंने सबसे पहले देखा था फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन की इन्होंने स्टडी की थी। जे.बी. अमाइसी आपके क्या थे? माइक्रोस्कोपिस्ट थे। क्लियर। नाउ मूविंग हेयर, राइट आंसर क्या होगा? एस.जी. नवासिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। At the time of conduction of nerve impulse, the repolarization occurs with the sodium potassium pump. ठीक है, ये हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में। कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशंस में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? हमारे बॉडी में बैलेंस होना चाहिए इन आयंस को। तो यहाँ पे जो रीपोलराइजेशन होता है नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के समय, वो किसके कारण होता है? इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, efflux of potassium ions, efflux of sodium ions, efflux of both sodium and potassium ion। तो यहाँ पे जो रीपोलराइजेशन होता है वो कैसे होता है? efflux of potassium ion के वजह से, यानी कि पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, पोटेशियम पंप यहाँ पे होता है, यहाँ पे पंप्स यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयंस होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Now moving to the next question, that is question number 4. The loudness of pitch a sound note depends on। जो पिच साउंड की पिच की लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। So this is depends on the intensity and frequency. Clear? Now coming to the next. Question number 5. In Mendel's experiment, the dihybrid phenotypic ratio, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट में, उसमें जो डाईहाइब्रिड फिनोटिपिक था, डाईहाइब्रिड में यानी कि हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं।
ठीक है। इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था राउंड, ये लिया था, ठीक है, राउंड शीट और रिंकल शीट लिया था, ठीक है। और यहाँ पे येलो कलर लिया था और यहाँ पे आपका ग्रीन कलर शीट लिया था। क्लियर। तो इन्होंने जब इसको क्रॉस कराया था, ऑलरेडी इसके जेनेटिक्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं। डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक में क्या होता है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, तो उसमें पूछा है कि जो रेशियो मिला था हमें वो क्या मिला था, 9:3:1, 1:2:1, 4:3:3:1, 9:2:2:1। तो जो हमें मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसमें मिला था हमें 9:3:3:1 का रेशियो। अब इसमें 9 क्या मिला था ये देख लो, ये भी पूछा जा सकता है। जो 9 मिला था वो हमें मिला था राउंड येलो, ठीक है, राउंड शेप था उसका, येलो कलर था। और आपका ये जो 3 रेशियो है वो राउंड ग्रीन का मिला था। राउंड आपका शेप का शेप था और कलर उसका ग्रीन था। 3 मिला था रिंकल्ड शीट येलो कलर, ठीक है। और जो 1 मिला था वो मिला था रिंकल्ड ग्रीन का। क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The shortest single bond C bond distance is found in. शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस किस में पाया जाता है। इथेन की बात करें, इथेन में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है आपका CH2 होता है। तो इनमें कार्बन में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आपके 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में क्या होता है, ऑल्टरनेट्स पे प्रेजेंट होता है इस टाइप से, ठीक है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। डायमंड की बात करते हैं, डायमंड में इसमें भी आपका देखो 2 बॉन्ड है, 3 कार्बनों के बीच में 2 बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड है। डायमंड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें भी और 4 कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 कार्बन्स होते हैं इसमें, 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एसिटिलीन की बात करते हैं, इसे एथाइलिन भी कह सकते हैं। ये होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मूला होता है इसका CH3, ठीक है, CH3। तो इसमें जो आपका एसिटिलीन होता है इसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड डिस्टेंस होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सबसे लार्ज पूछेंगे तो मीथेन की बात आ जाएगी, CHO4 की। इनमें आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पे इसको ये रो है, ठीक है, रो कर लेना, रो है, सॉरी स्मॉल सिग्मा कहते हैं इसको, ठीक है। स्मॉल सिग्मा J इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन E, J इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल सिग्मा, V इज इक्वल टू R अपॉन I, J इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा इंटू E। तो आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, ठीक है। ये क्या होता है स्मॉल सिग्मा, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है कंडक्शन ऑफ द मटेरियल की, ये क्या होता है, कंडक्शन होता है। E क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर यहाँ पे V इज इक्वल टू RI लिखा होता ये भी करेक्ट होता, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज। इसमें आपको देखना है कि किसमें बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो पहले हम देखते हैं Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे आयरन के कितने मॉलिक्यूल है, 1 है। यहाँ पे अगर हम देखें 3 है, तो ये पहले तो गलत हो गया। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे आयरन की कितनी है,
आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 3 है। अब आते हैं हाइड्रोजन की, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे कितने हैं, यहाँ भी 8 है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ भी 4 है, तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन दिखा रही है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे Fe के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे Fe के 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। Eutrophication is caused by excess of water, nutrients, heavy metals, pesticides and microbes. Eutrophication क्या होता है, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन में एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, एक्सेस अमाउंट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूट्रोफिकेशन में मेनली कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करता है आपका नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। होता क्या है इसमें यूट्रोफिकेशन एक प्रॉब्लम कॉज करता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, क्योंकि इसमें एल्गल ग्रोथ बहुत रैपिडली होने लगती है, ठीक है, जिससे कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पूरा आपका एल्गल ब्लूम्स स्प्रेड हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से उनको एक्वाटिक एनिमल्स को, फिशेस को, जितने भी एक्वाटिक हैं उनको रेस्पायर करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन किसके इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ वाटर, दैट इज न्यूट्रिएंट्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, माइक्रोब्स, ये सारे गलत हैं, दैट इज ड्यू टू द न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Which gas is produced when alcohols react with sodium? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम से? तो यहाँ पे आपका कौन सी गैस रिलीज होगी, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH2OH, ठीक है, इसको हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं C2H5OH। रिएक्ट करवाते हैं इसको सोडियम से, तो हमें क्या मिलता है, C2H5O Na प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल का रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और सोडियम इसका क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। ऑक्सीडेशन होके ये आपके इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी अल्कोहल से रिएक्ट करने पर, दैट इज द हाइड्रोजन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। 8O16, 8O17, 8O18, इनको हम क्या कहते हैं? इसमें देखो आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, सेम होता है। और क्या देख रहे हो, जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। एटॉमिक मास कैसा है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। क्लियर। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन है आपका आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोन्यूट्रॉन्स या आइसोटोन्स। तो जिसमें एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। जब दूसरा आइसोबार अगर हम डिस्कस करें, आइसोबार्स में क्या होता है, सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर। आइसोटोन्स की बात करते हैं, आइसोन्यूट्रॉन और आइसोटोन सेम होते हैं। इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोटोप, योर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। द केमिकल कंपाउंड CaOCl2 is commonly known as,
CaOCl2 को कॉमन में हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaOCl2 ये फॉर्मूला किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का है। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? कॉस्टिक सोडा की बात करें NaOH, प्लास्टर ऑफ पेरिस की लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन आया था CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is or are true about suspension? Particle do not scatter a beam of light passing through it. It's a heterogeneous mixture. It's a homogeneous mixture. Particles can be seen by the naked eye. Option है only third correct है, only second and fourth, only first and second, only second। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन इसमें आ गया है, तो इसको देख लेते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो आपका सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, उसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड नहीं होगा क्योंकि हेट्रोजीनस है। पार्टिकल डू नॉट स्कैटर, इसमें आराम से आप बीम ऑफ लाइट पास कर सकते हो, तो ये भी आपका गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, द फिनोमेना एज स्प्लिटिंग लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होना, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स कलर्स में, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रम या डिस्पर्जन। दैट फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन। जो आपकी लाइट का यहाँ पे स्पेक्ट्रम कौन से होता है? जो लाइट पास होती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो बनता है वो स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन होता है। यहाँ पे एक प्रिज्म है, उससे हम वाइट लाइट क्रॉस करते हैं, सनलाइट क्रॉस करते हैं, तो डिफरेंट 7 कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, इस बनता जो है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, लेकिन उसके फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डिस्पर्जन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइन। जो कलर ऑफ लाइट होती है वो डिटरमाइन किसके द्वारा होती है? इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी। दैट वाज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी। क्यों होती है कलर ऑफ लाइट? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी जो आपका विबग्योर बनता है, ठीक है, जब हम लाइट को, वाइट लाइट को पास कराते हैं तो 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो ये दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो लाइट होती है जब हम पास करते हैं डिफरेंट मीडियम से, उसकी फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड होती है। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर वॉयलेट की कुछ फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है, चेंज नहीं हो जाएगी अगर हम दोबारा लाइट पास करवाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ये डिफर कर जाता है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय द प्यूपिल, आइरिस, आई लेंस, कॉर्निया। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट, स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ोगे उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती है दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस में ब्राइट लाइट में, ठीक है, जब ब्राइट लाइट आती है, तेज रोशनी आती है, तो क्या होता है? आइरिस का साइज इंक्रीज हो जाता है, और जब डिम लाइट होती है तो क्या होता है? आइरिस डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो इज फाउंड इन। जो बर्नौली इक्वेशन है वो किस एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है? डायनामिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, विस्कोसिटी मीटर, कैपिलरी राइज, हाइड्रोलिक प्रेशर।
अगर हम एक एक की बात करें, हाइड्रोलिक प्रेशर, ये पास्कल लॉ में इसकी बात कही गई है, ठीक है, इसकी बात कही गई है पास्कल लॉ में। कैपिलरी राइज में क्या होता है, कैपिलरी राइज में आपका सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है, ये आपका सरफेस टेंशन पर बेस्ड है। विस्कोसिटी मीटर आपका विस्कस पे है, कितना उसका विस्कोसिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन द उस पे है। डायनामिक लिफ्ट आपका बर्नौली इक्वेशन पे, टेक ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन है। इसको कह सकते हैं टेक ऑफ एन एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 18, a girl is standing on a swing when sits then time period of swing। एक कह रहा है कि एक लड़की है, ये मान लो क्या है, ये झूला है, ठीक है, यहाँ पे ये स्विंग है मान लो, यहाँ पे लड़की स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक। फिर पहले क्या है, स्टैंडिंग है, ठीक, स्टैंडिंग कंडीशन है, उसके बाद क्या है, सिटिंग पोजीशन आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडिंग है। तो टाइम पीरियड स्विंग का क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड या ज़ीरो। पहले खड़ी है उसके बाद बैठ जा रही है, तो टाइम पीरियड उसका क्या होगा। तो हमने पता है, फॉर्मूला पढ़ा है, T = 2 √L/G, है ना। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो T क्या होगा, यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टैंड अप है पहले, ठीक, पहले स्टैंड अप है, फिर क्या है, सिट डाउन, सिट कंडीशन में आ गई है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इंक्रीज कर जाएगा और जो झूला होगा, स्विंग होगा, वो स्लो हो जाएगा। एंड अगर पहले बैठी है, अगर हम उल्टा कर दें, पहले बैठी है फिर खड़ी हो जाए, तो यहाँ पे टाइम डिक्रीज कर जाएगा और झूला फास्ट हो जाएगा, स्विंग फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है आपकी, यहाँ पे इंक्रीज्ड कंडीशन आ रही है, ठीक है, क्योंकि पहले स्टैंडिंग पोजीशन है, देन सिट्स है। क्वेश्चन नंबर 19, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज रिपल्सिव, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए 4 पॉइंट्स याद रखना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, वो कैसा होता है, पहला नॉन कांटेक्ट होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है और अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये। क्लियर। तो 4 पॉइंट्स हो गए इसके, इसमें से देख लो विच वन इज द करेक्ट। रिपल्सिव तो नहीं है, अट्रैक्टिव है, कंजर्वेटिव बिल्कुल है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दैट इज कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 20, the part of DNA that provides information about protein is called। उस पार्ट ऑफ डीएनए का जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स, डीएनए, न्यूक्लियस, जीन। देखो पहले क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक सेल है, ये मान लो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन, या हम इसको कह सकते हैं क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये क्रोमोसोम है या क्रोमेटिन कह सकते हैं। ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन देता है वो जीन्स देते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, इन प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन,
दिस अनडिफाइंड रीजन इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोसोम। तो उस अनडिफाइंड रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22nd, is chemical that is present in the cork cell which prevent the entry of gases and water into them। कौन सा केमिकल है कॉर्क सेल में जो कि गैसेस और वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करता है? क्यूटिन, सैफ्रेनिन, सुबेरिन या काइटिन। तो वो कौन सा कंपोनेंट है, केमिकल है? दैट इज दी सुबेरिन। कॉर्क सेल में सुबेरिन प्रेजेंट होता है जो कि वाटर और गैसेस की एंट्री को प्रिवेंट करता है। क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23rd, द सॉल्यूशन ऑफ डैश इज यूज्ड टू ट्रीट बी स्टिंग। अगर आपको कोई मधुमक्खी काट ले तो आप कौन सा सॉल्यूशन उसमें यूज करोगे? लेमन जूस, मिल्क, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो देखो बी स्टिंग यानी कि इसमें ये क्या है, एक टाइप का एसिड रिलीज करता है, ठीक है। और एसिड को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है, ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है? जब एसिड को हम बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे, तब आपका न्यूट्रलाइज होगा, उसका इफेक्ट कम होगा। तो यहाँ पे लेमन जूस भी एसिड है, मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, विनेगर भी एसिड है, बेकिंग सोडा आपका क्या है, ये आपका एक टाइप का बेस है। तो बी स्टिंग के यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। डी ऑप्शन विल योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ लिग्निन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज या काइटिन। तो फंजाई की जो आपकी सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्लियर। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्यूलोज की कवरिंग उनमें होती है, लेकिन फंजाई में सेल वॉल काइटिन की होती है। क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25th, which of the following cell organelle is found in plant cell but not found in animal cell? Chloroplast, endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes। क्वेश्चन पूछा है कौन सी इनमें से सेल ऑर्गेनली है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट विल योर करेक्ट आंसर। क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, इन बेंजीन ईच कार्बन एटम्स अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन बेंजीन में कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, बेंजीन में आपका कौन सा होता है, मैंने अभी बताया था, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बनों के बीच में और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे जनरली अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज़ याद रखना, जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग में कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ठीक है, ये आपका हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, कौन सा ग्रुप दिखा रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपका हैलोजन ग्रुप है। तो इसमें बाकी जो एफिनिटी होती है, ठीक है, बाकी इसकी एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। सिर्फ इनमें डिफरेंस होता है कि जो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे क्लोरीन होगा। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो शो करता है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है क्लोरीन की। तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 349 करीबन है, बाकी डिक्रीज होती चली जाती है। मोस्ट जो यहाँ पे है
वो है 349, दैट इज द फ्लोरीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, atoms having same number of neutrons but different mass number are called। ये अभी आपको डिस्कस किया हुआ है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो उसके होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइसो न्यूट्रॉन। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या था उसके लिए, आइसोटोन्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आइसोटोन्स इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है एंड डिफरेंट मास नंबर होता है। आइसोबार में क्या होता है, आपका सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, नेचुरल पेस मेकर इन हार्ट इज ऐसे नोड, पुरकिंजे फाइबर्स, कॉर्डी टेंडनी, मिट्रल वेल्व। ये हार्ट के ही सारे पार्ट हैं। इसने पूछा है कि ऐसे नोड नेचुरल जो पेस मेकर होता है वो हार्ट का कौन सा पार्ट होता है, तो वो होता है आपका ऐसे नोड। कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है हमारा हार्ट, तो वहाँ पे जो राइट ऑरिकल पार्ट होता है उसको हम वहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, in aerobic organism glucose is converted into as final product। कौन से एरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज किस फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एरोबिक है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की नीड होगी। ठीक। ग्लूकोज चेंज हो रहा है, किस में चेंज होगा, 6CO2 प्लस 6H2O और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। और जहाँ पे एनारोबिक की बात करें तो इथेनॉल बनता है आपका। ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीजन इनएप्रोप्रिएट होती है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक। डिफरेंस समझो, एथेनॉल बनता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे आप करवाते हो ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है, खमीर जब उठता है तो वहाँ पे C2H5 बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ पे, यही डिवाइड हो जाता है इसमें। और लैक्टिक एसिड में ऑक्सीजन इनएप्रोप्रिएट होता है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता। क्लियर। एरोबिक पूछा है तो CO2 फाइनल प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन हो गए। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, दैट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम इन विच द यूज ऑफ डैश इज अवॉइडेड। इनमें से ऑर्गेनिक फार्मर एक सिस्टम है जिसमें कि किसका हम अवॉइड करते हैं, क्या चीज़ अवॉइड करते हैं, कैश क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप, फर्टिलाइजर या मैन्योर। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेनेटिक सेल्स की हम ऑलरेडी लेक्चर्स ले चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट में आपको उसकी पूरा डिटेल लेक्चर मिल जाएगा।